मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास गोदान। प्रस्तावना। जून 1903 में प्रेमचंद ने ओलिवर क्रॉमवेल की जीवनी पर एक लेख लिखा। इसमें उन्होंने एक रचनात्मक निरीक्षण करते हुए लिखा है, ऐसा बहुत कम संयोग हुआ है कि एक शांति प्रेमी किसान के रोजाना हालात विस्तार के साथ लिखे हुए मिल सकते हों या उनमें किस्सों की सी दिलचस्पी और अजब अनोखी बातें पाई जाती हों। यह प्रेमचंद जी का आरंभिक लेख है। इस लेख में प्रेमचंद की रचनात्मक चुनौती और भीतरी लालसा का पता चलता है कि आखिर किसान का दैनिक जीवन किस्से कहानियों का विषय क्यों नहीं हो सकता। प्रेमचंद ने इस भावना की तलाश की, किसान जीवन का बारीकी से मनन किया, उसके जीवन के करुण मनोहर पक्षों को देखा परखा। इस क्रम में उन्होंने सर्वप्रथम पंच परमेश्वर कहानी लिखी, बाद में सवा सेर गेहूँ, दो बैलों की कथा, बलिदान, मुक्ति मार्ग, पूष की रात आदि अनेक कहानियाँ तथा प्रेमाश्रम, कर्मभूमि आदि उपन्यास लिखे। इतने सारे लेखन के बावजूद प्रेमचंद की रचनात्मकता संतुष्ट नहीं हुई। उनको लगता रहा कि अभी शांति प्रेमी किसान के रोज़ाना हालात विस्तार के साथ चित्रित नहीं हो पाए हैं, अतः वे किसान जीवन के मनन एवं किसान पात्रों की तलाश में लगे रहे। अतः अंततः गोदान में होरी धनिया को उपस्थित कर उन्होंने अपने उस स्वप्न को साकार किया जिसकी अनकही चुनौती 1903 ईस्वी से उनके मन मस्तिष्क में सजीव थी। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि गोदान प्रेमचंद की आकस्मिक रचना नहीं है, वरन उनके जीवन भर के सर्जनात्मक प्रयासों का निष्कर्ष देने वाली रचना है। गोदान उपन्यास की कथा योजना। गोदान में प्रेमचंद ने होरी धनिया के जीवन के माध्यम से उत्तर भारत के शांति प्रेमी किसान की कष्टप्रद जिंदगी का चित्रण किया है। इस क्रम में उन्होंने संपूर्ण गांव जीवन के आपसी संबंधों का ताना बाना प्रस्तुत किया है। परंतु गोदान सिर्फ ग्राम कथा नहीं है, गांव की कथा के साथ साथ इसमें शहरी जीवन की कथा भी चलती रहती है, जिसमें जमींदार राय साहब, अमरपाल सिंह, मिर्जा खुर्शीद, मिस मालती, मिस्टर खन्ना, ओमकार नाथ, मिस्टर मेहता आदि अनेक शहरी पात्र भी आते हैं। ये दोनों कथाएं गोदान में अलग अलग होते हुए भी साथ साथ चलती हैं। प्रेमचंद साहित्य के अनेक आलोचकों का मत है कि गोदान में प्रेमचंद को सिर्फ होरी धनिया के गांव की कहानी कहनी चाहिए थी। उपन्यास में शहर के पात्रों को डालकर शहरी जीवन का वर्णन करके उन्होंने उपन्यास की कलात्मकता को नुकसान पहुंचाया है। इससे उपन्यास का कथानक ढीला ढाला हो गया है और उपन्यास का कलात्मक संयोजन बिगड़ गया है। फिर ग्राम कथा तो प्रेमचंद के अनुभव जगत से पुष्ट होने के कारण यथार्थवादी कथा है, जबकि शहर की कथा में वैसी प्रामाणिकता का अभाव है। इसमें अनावश्यक भाषण, वार्तालाप, चर्चा, परिचर्चा का सहारा लेकर शहरी जीवन का सतही परिचय दिया गया है। प्रेमचंद को संपूर्ण समाज के चित्रण का मोह त्याग कर ग्रामीण जीवन की कहानी कहनी चाहिए थी। इन्हीं बातों को लेकर जैनेन्द्र कुमार ने गोदान की समीक्षा करते हुए अपने लेख का शीर्षक दिया, प्रेमचंद का गोदान यदि मैं लिखता। इसी तरह आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने गोदान की तुलना एक ऐसे मकान से की है जिसके दो अलग अलग खंडों में दो परिवारों के रूप में गांव तथा शहर रहते हो और जो कभी कभी एक दूसरे से मिल लेते हों। कहने का तात्पर्य यह है कि गोदान में आई हुई ग्राम कथा तो ठीक है, परंतु उसमें आई हुई शहर की कथा अप्रासंगिक है। इससे गोदान की कलात्मकता में बाधा पहुंचती है। गोदान की कथा की संरचना का विश्लेषण
करने के लिए इन बातों की परीक्षा करने की आवश्यकता है। सबसे पहले हम यह देखें कि प्रेमचंद क्या मानते हुए प्रतीत होते हैं। ये मत प्रेमचंद की मृत्यु के बाद प्रकट हुए हैं, इसलिए प्रेमचंद की इस संबंध में क्या राय हो सकती थी, इसकी केवल कल्पना ही की जा सकती है। फिर भी उनकी रचनाओं का विश्लेषण करके हम कुछ अनुमान कर सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। प्रेमचंद मानते हैं कि भारतीय गांव समाज की स्वायत्त इकाई नहीं है, वरन उसका संबंध सूत्र शहर, राष्ट्र और ब्रिटिश साम्राज्य से जुड़ा है। इसीलिए संपूर्ण ब्रिटिश भारत के परिप्रेक्ष्य में ही गांव जीवन को समझा जा सकता है। गोदान में सेमरी और बेलारी दोनों अवध प्रांत के गांव हैं। दोनों गांवों में केवल 5 मील का अंतर है। होरी बेलारी में रहता है और उसके जमींदार राय साहब अमरपाल सिंह सेमरी में विराजते हैं। उपन्यास ज्यों ही बेलारी से निकलकर सेमरी में पहुंचता है, एकाएक उपन्यास में शहर आ जाता है। आज़ादी से पूर्व जमींदार और जमींदारी प्रथा के संदर्भ के बिना किसान जीवन की परिकल्पना करना अयथार्थपूर्ण लगता है। जमींदार की आमदनी गांव से होती है, परंतु उसका उपभोग वह शहर में करता है। जमींदार की प्रकृति को स्पष्ट किए बिना किसान चरित्र का उद्घाटन संभव नहीं है। वास्तविक रूप से जमींदार के शहरी मित्र भी उसके साथ खिंचे चले आए हैं। गोदान में होरी राय साहब से मिलता है। यह इसी मिलते जुलते रहने की प्रसाद है कि अब तक जान बची हुई है। नहीं कहीं पता न लगता कि किधर गए। गांव में इतने आदमी तो हैं, किस पर बेदखली नहीं आई, किस पर कुड़की नहीं आई। जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उनकी पांव सहलाने में ही कुशलता है, यह होरी उपन्यास में कहते हैं। उनके संबंधों का वर्णन तो लेखक को करना ही पड़ेगा। राय साहब के घर पर उत्सव है, उसमें होरी को बुलाया गया है। उस दिन के नाटक में धनुष यज्ञ में उसे राजा जनक का माली बनना है। इस उत्सव के लिए होरी को 5 रुपये नजराना देना है। इससे होरी चिंतित हो गया है। इस उत्सव में शहर के धनी मानी लोग सम्मिलित होते हैं। उनकी आपसी बातचीत से शहरी जीवन अभिव्यक्त होता है। होरी के घर पर दमड़ी बसोर आता है तथा बांस खरीदता है। होरी के मन में बेईमानी आती है। भावताओं में कमी बेसी करके 20 रुपये सैकड़ा की दर तय होती है। शर्त यह है कि दमड़ी होरी के भाइयों को 15 रुपये सैकड़ा बताएगा। इस संदर्भ में जो विवाद खड़ा होता है, आगे चलकर वह होरी की गाय को जहर खिलाने तक चलता है। यहाँ दमड़ी कहता है, ऐसे क्या, इससे अच्छे बांस मिल जाते हैं 10 रुपये पर। हाँ, 10 कोस और पश्चिम चले जाओ। मोल बांस का नहीं है, शहर के नगीच होने का है। इसी तरह गोबर गांव से भागकर शहर में आ जाता है और मिर्ज़ा खुर्शीद के यहाँ 15 रुपये वेतन पर नौकर हो जाता है। होरी के जीवन पर आए संकटों में से एक गोबर के घर से भाग जाने से भी आता है। यही गोबर जब वापस गांव आता है तो उसके व्यक्तित्व में हुए परिवर्तन को सभी पात्र लक्षित करते हैं। उसने फैशन के बाल कटवा लिए हैं, महीन धोती और पंप शू पहनता है, एक लाल ऊनी चादर खरीद ली और पान सिगरेट का शौकीन हो गया है। सभाओं में आने जाने से उसे कुछ राजनीतिक ज्ञान भी हो चला है। राष्ट्र और वर्ग का अर्थ समझने लगा है। सामाजिक रूढ़ियों की प्रतिष्ठा और लोक निंदा का भय अब उसे बहुत कम रह गया है। गोदान के किसान शहर में शक्कर मिल खुल जाने की बात करते हैं। राय साहब के मित्र खन्ना यह मिल खोलते हैं।
जिसमें आगे चलकर गोबर कुछ दिन मजदूरी करता है। इस मिल के लिए खड़ी ऊख खरीदी जाती है। सारा गांव खड़ी ऊख बेचने को तैयार हो गया है और जब ऊख तैयार हो गई, किसानों ने उसे मिल में पहुंचा दिया। तब मुनीम से मिलकर गांव के महाजन जिहुरी ने अपने रुपए वसूल कर लिए, क्योंकि जिस खन्ना बाबू की मिल है उन्हीं खन्ना बाबू की महाजनी कोठी भी है। दोनों एक हैं। शहर और गांव का यह आर्थिक रिश्ता गांव में मौजूद है। प्रेमचंद इसे दिखाते हैं। मेहता और मालती घूमते घामते एक दिन बेलारी पहुंच जाते हैं और एक दिन होरी के घर पर ठहरते हैं। मेहता किसानों से खेती के बारे में बातचीत करते हैं तथा मालती देहाती औरतों के स्वास्थ्य की जांच करती हैं। मिर्ज़ा खुर्शीद शिकार पार्टी के दौरान सारे गांव को दावत खिलाते हैं। उपन्यास में पुलिस आती है तथा किसी न किसी बहाने सारे गांव को डरा धमकाकर शहर चली जाती है। फिर होरी ने गांव में राय साहब का कारिंदा नोखीराम रहता है। होरी के गांव में राय साहब का कारिंदा नोखीराम रहता है। अंग्रेज सरकार का पटवारी पटेश्वरी का निवास भी बेलारी में है। होरी के शोषण में इन दोनों की निर्णायक भूमिका रहती है। गोदान के अंतिम पृष्ठों में राम सेवक भारतीय किसान के राजनीतिक आर्थिक संबंधों को विश्लेषित करते हुए कहता है, यहाँ तो जो किसान है वह सबका नरम चारा है। पटवारी का नजराना और दस्तूरी ना दे तो गांव में रहना मुश्किल। जमींदार के चपरासी और कारिंदों के पेट ना भरे तो निबाह ना हो। थानेदार और कांस्टेबल तो जैसे आपके दामाद हैं। जब उनका दौरा गांव में हो जाए, किसानों का धर्म है वह उनका आदर सत्कार करें, नज़र न्याज दें, नहीं एक रिपोर्ट में गांव का गांव बन जाए। कभी कानून को आते हैं, कभी तहसीलदार, कभी डिप्टी, कभी जंड, कभी कलेक्टर, कभी कमिश्नर। किसान को उनके सामने हाथ बांधे हाजिर रहना चाहिए। उनके लिए रसद, चारे, अंडे, मुर्गी, दूध, घी का इंतज़ाम करना चाहिए। तुम्हारे सिर भी तो वही बीत रही है महाराज। एक ना एक हकीम रोज़ नए नए बढ़ते जाते हैं। एक डॉक्टर कुओं में दवाई डालने के लिए आने लगा है। एक दूसरा डॉक्टर कभी कभी आकर ढेरों को देखता है। लड़कों का इम्तहान लेने वाला इंस्पेक्टर है। ना जाने किस किस महकमे के अफसर हैं। नहर के अलग, जंगल के अलग, ताड़ी शराब के अलग, घासदार के अलग, खेती विभाग के अलग, कहाँ कहाँ तक गिनाओ। पादड़ी आ जाता है तो उसे भी रसद देना पड़ता है, नहीं शिकायत कर देगा। ये सारे अफसर शहर से गांव आते हैं, इसलिए शहरी जीवन की प्रकृति को समझे बिना गांव जीवन की कथा के अंतः संबंधों को समझ पाना मुश्किल है। संभवतः यही कारण है कि प्रेमचंद ने सिर्फ गांव की कथा ही नहीं लिखी है, वरन गांव के भाग्य को निर्धारित करने वाले शहर की कथा भी लिखी। यदि प्रेमचंद सिर्फ होरी धनिया की ही कहानी कहते तो इससे न केवल भारतीय समाज की अधूरी तस्वीर पेश करते, वरन होरी धनिया की भी सतही तस्वीर पेश करते। तब हम होरी की करुण कथा की गहराई का अंदाज़ा नहीं लगा पाते। मुंशी प्रेमचंद।